नमस्कार। घटनासार करंट अफेयर रिवीजन सीरीज का आइए आगे के बिंदु देखते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु पिछला हमने किया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, उसी का अगला पार्ट है कि इसमें इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। कितनी बार? 7वीं बार। फिर से शहर में 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद निर्माण तकनीक और डिजिटल कचरा निर्माण प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। बड़े शहरों की लिस्ट में नोएडा और चंडीगढ़ शामिल है। महानगरों की लिस्ट में इंदौर, नवी मुंबई और सूरत को शामिल किया गया है। ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग यह सुनिश्चित करती है कि शीर्ष रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले शहरों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिससे जनसंख्या आधारित भेदभाव रोका जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इस बार भी इंदौर लगातार 7वीं बार से भारत में सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। ठीक है। महानगरों की लिस्ट में इंदौर, नई मुंबई और सूरत को शामिल किया गया है और बड़े शहरों की शहर में नोएडा और चंडीगढ़ को। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। बड़े शहरों की लिस्ट में नोएडा क्योंकि यूपी का है। आइए आगे देखते हैं। अगला है मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। फरवरी 2025 में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है। यह हवाई अड्डा JMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। ये कहाँ पे है मोपा? तो गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। यह सम्मान मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन, कार्यस्थल पर चोट को कम करने की प्रतिबद्धता और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की सराहना करता है। हवाई अड्डे की सक्रिय सुरक्षा उपायों और शून्य घटना रिकॉर्ड ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पहला भारतीय हवाई अड्डा है जिसने सेवा क्षेत्र श्रेणी में भी स्वर्ण ट्रॉफी प्रदान किया है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत की तट रेखा में विस्तार हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने उपग्रह और क्षेत्र सर्वेक्षण डाटा का उपयोग करके भारत की तट रेखा में परिवर्तन का अध्ययन की रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की तट रेखा 47.6% की वृद्धि हुई है। भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है। यह वर्ष 1970 में 7516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गया है। ठीक है। पहले कितना था? पहले था 7516 किलोमीटर, अब बढ़ के हो गया है 11,098 किलोमीटर। इसमें खाड़ी, मुहाने, प्रवेश द्वार और अन्य भू आकृतियाँ विज्ञान संबंधी विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। गुजरात की तट रेखा 1214 किलोमीटर से बढ़कर के 2340 किलोमीटर हो गई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में 357% की वृद्धि हुई है। कितने? 357% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी तट रेखा 157 किलोमीटर से बढ़ करके 721 किलोमीटर हो गई है। 157 किलोमीटर से बढ़ के 721 किलोमीटर हो गई। तमिलनाडु की तट रेखा 906 किलोमीटर से बढ़ करके 1068 किलोमीटर हो गई है और तमिलनाडु की लंबाई अब आंध्र प्रदेश से ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तमिलनाडु की लंबाई अब आंध्र प्रदेश से ज़्यादा हो गई है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि पनडुब्बी मत्स्य 6000, ये क्या है? मत्स्य 6000 ये पनडुब्बी है का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा हुआ। 27 जनवरी से 12 फरवरी 2050 तक डीप ओशन मिशन पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6 क्या है? चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने की पनडुब्बी मत्स्य 6000 का परीक्षण किया है। यह परीक्षण 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई तक उछले पानी में परीक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें गोताखोरी के लिए बैलिस्टिक सिस्टम, तीनों दिशाओं में गति के लिए ट्रस्ट और बिजली की आपूर्ति के लिए एक बैटरी बैंक
और पानी की सतह पर आने के लिए सिस्टमैटिक फोम की सुविधा की गई है। इसमें मानव जीवन रक्षक प्रणालियों, विभिन्न पर्यावरणीय तथा मानव महत्वपूर्ण मानदंडों की क्षमता के लाभ के लिए नेविगेशन जॉयस्टिक्स, पनडुब्बी के बाहर विभिन्न समुद्री विज्ञान सेंसर, पानी के भीतर प्रकाश व्यवस्था और कैमरे का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, पनडुब्बी मत्स्य 6000, ये पनडुब्बी है, समुद्र में गहराई में चलती है और ये चौथी पीढ़ी की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चा पैदा करने की दर में कमी आई है। ठीक है, मार्च 2025 में जारी नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह और बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। मतलब ठीक है, यह अध्ययन इथियोपिया के वोलो विश्वविद्यालय तथा कनाडा के मेकमास्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने निकाला है, इथियोपिया और कनाडा के। इसमें भारत समेत 106 देशों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी 8.38% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में की जा रही है। 8.38% लड़कियों की शादी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5.70 लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। ठीक है, बांग्लादेश में 55.55% लड़कियां 18 साल से कम उम्र में ब्याही जा रही हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार विवाह की सबसे कम उम्र में दर ट्यूनीशिया की है। सबसे कम उम्र में शादी किसकी होती है? ट्यूनीशिया में हो रही है। यहाँ केवल 0.46% लड़कियाँ ही 18 साल से कम की में ब्याही जा रही हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार इसमें ये बता रहा है कि ट्यूनीशिया एक ऐसा जगह है जहाँ केवल 0.46% लड़कियाँ ही 18 साल से कम उम्र में ब्याही जा रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में 5.55%, 55.55% लड़कियां 18 साल से कम उम्र में ब्याही जा रही हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा की है। ठीक है, यह भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू और संस्कृत। अब संसद में कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। ठीक है, इससे पहले 10 भाषाएं थीं जिनसे अनुवाद होता था, जो थी असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थीं। ठीक है, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 6 नई भाषाओं को जोड़ा गया। और कौन से हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू और संस्कृत। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। ठीक है, भारत में 70% शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मैटिबिलिटी एस्टिमेशन में कहा गया है कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार में बड़ी सफलता प्राप्त की है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र में रणनीतिक निवेश से भारत में लाखों बच्चों की जान बची है। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। वर्ष 2000 के बाद भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा 70% तक कम किया गया है। 5 वर्ष तक के कम उम्र के। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को $5500 की बीमा से लाभ दिया जाता है। वर्ष 2023 में टीकाकरण वर्ष 2000 के मुकाबले 56 से 93% करने से बच्चे सुरक्षित हैं। वर्ष 2023 में टीकाकरण वर्ष 2000 के मुकाबले में 56% से 93% करने से बच्चे सुरक्षित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मियों को गर्भवतियों की देखरेख और प्रसव कराने का प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर में भारत में कितने % कमी आई है? तो 70% की कमी आई है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि
भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए। भारत में जुड़े 4 नए रामसर स्थल। 31 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने देश के 4 नए रामसर स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अप्रैल 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। कितनी हो गई? 89। ठीक है। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 20। वर्तमान में तमिलनाडु देश का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा 20 रामसर स्थल के साथ पहले स्थान पे है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का तीसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। कौन? भारत तीसरा। शामिल किए गए चार ने रामसर स्थलों में तमिलनाडु के सकराकोटई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम के खेचे ऊपरली वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील है। इसमें जो 4 शामिल किए गए हैं उसमें 2 तमिलनाडु के, एक सिक्किम और एक झारखंड के हैं। ठीक है। तो सिक्किम के हैं खेचे पलरी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील। ठीक है। तमिलनाडु के हैं सकराकोटई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। 5 से 6 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचे। ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो के मध्य में स्थित ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक स्वागत किया है। 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण, ठीक है, कहाँ का है? श्रीलंका का है, से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है। मित्र विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 9 प्रकार के श्रीलंका रत्नों से सुसज्जित एक रजत पद दिया जाता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है। 4 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ। ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इसका विषय था कि समृद्ध, लचीला और खुला था इसका विषय। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज को अपनाया गया। विजन 2030 यह एक रोड मैप देता है जो बिम्स्टेक को सतत विकास और देश के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सूत्रीय कार्य योजना का भी अनावरण किया। भारत ने इस अवसर पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स के गठन का भी प्रस्ताव किया है। ठीक है। बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स के गठन का प्रस्ताव किया। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। ठीक है। इस बार का 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था और बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। ठीक है। अगला 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश को दिया गया है इसकी अध्यक्षता। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 देखिए क्या है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देश की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। ठीक है। इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़ करके कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान प्राप्त किया है। किसने? स्वीडन ने। स्वीडन पहले स्थान पे हो गया जिसमें महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का कार्यरत महिलाओं के लिए। यह इंडेक्स आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 20 देश में महिलाओं के लिए काम करने की स्थिति का मूल्यांकन करता है। ठीक है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं की औसत भागीदारी 34% हो गई है। ठीक है। जापान में महिला प्रतिनिधित्व 10% से बढ़कर के 16% हो गई है और महिला बाल श्रम भागीदारी 66.6% हो गई है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि द इकोनॉमिक्स 2025 ग्लास सीडिंग इंडेक्स। ठीक है। ग्लास सीडिंग इंडेक्स, इसके अनुसार लैंगिक
लैंगिक समानता कार्यस्थल समावेश और महिलाओं के लिए कैरियर विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित शीर्ष देश पर फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और पुर्तगाल, नॉर्वे। ठीक है, फ्रांस ने पहली रैंक प्राप्त की है इसमें। ठीक है, इसकी जगह वजह प्रगतिशील कार्य स्थान नीतियाँ, मजबूत प्रतित्व, अवकाश नियम और बोर्ड रूम में बढ़ती महिला भागीदारी रही है। ठीक है, आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस यात्रा 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस यात्रा की है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के सागर विजन को भी रेखांकित करता है। किसको? सागर विजन को भी रेखांकित। प्रधानमंत्री मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस पे मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस की नई संसद भवन के निर्माण करने की भी घोषणा की है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के मध्य 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर ने प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। अब देखिए, ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। 5 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी हमले दर्ज करने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़कर के 66 हो गई है। आतंकवादी हमले की वजह से 45 देशों की स्थिति खराब हो गई है। कुल 163 देश पर आधारित इस सूचकांक में बुर्किना फासो का पहले स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान को रखा गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से बढ़ता आतंकवादी समूह है। कौन है? तहरीक-ए-तालिबान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर है। भारत का स्थान है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, भारत 14वें स्थान में है। रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। ठीक है, पहले स्थान पे है इसमें बुर्किना फासो, दूसरे में पाकिस्तान, और भारत की रैंकिंग है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14वें स्थान पे। आइए आगे देखते हैं। अगला है कि वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025। मार्च 2025 में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा वैश्विक मुक्त अभिव्यक्त सूचकांक जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में से 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक, ठीक है, भारत का 62.6 स्कोर रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच है। ठीक है, 37% भारतीयों का मानना है कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने का अधिकार होना चाहिए। इस सूचकांक में नॉर्वे और डेनमार्क सबसे आगे रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह खुली बहस और सहमति को सहन करने की संस्कृति पर भी निर्भर करती है। यदि जनता इस स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध रहती है तो कानूनी सुरक्षा भी बेअसर हो सकती है। ठीक है, इसमें वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 24वीं रैंक रही है, 66.2% 2 स्कोर के साथ। आइए आगे देखते हैं। अगला है कि पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी समिट 2025। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी समिट 2025 मार्च 2025 में पेरिस में आयोजित। इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और ब्रिटेन को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया है। इस सम्मेलन में 61 शहरों के मेयर और अधिकारी शामिल हुए हैं।
इस आयोजन की मेज़बानी ब्लूमबर्ग फील्ड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस शहर के ने संयुक्त रूप से किया है। इसमें शहरों के नेताओं और स्वास्थ्य समुदाय बनाने और जीवन बचाने के लिए अपनी रणनीति को प्रस्तुत किया गया है। इसमें ये दिखाया है कि पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और ब्रिटेन को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। ठीक है, 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पे वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा। यह रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर आकलन करती है कि कौन से देश अपने नागरिकों को अधिक संतोषप्रद जीवन प्रदान कर रहा है। ठीक है, यह रिपोर्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में 2012 में जारी किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्र उदारता, भ्रष्टाचार की स्थिति आदि प्रमुख कारकों पर भी निर्भर करता है। यह डेटा 3 वर्षों के औसत के आधार पर संकलित किया जाता है। इस डेटा में शीर्ष देशों में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड रहे। फिनलैंड को प्रथम स्थान, डेनमार्क को द्वितीय और आइसलैंड को तृतीय स्थान। भारत का इसमें 118वां स्थान रहा है। भारत का 118वीं रैंक रही है किसमें? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत 118वें रैंक पे है और पहले स्थान पे फिनलैंड। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व जल विकास रिपोर्ट। 25 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल 8.2 अरब आबादी में से 2 अरब से अधिक लोग मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ग्लेशियर की तेज़ी से पिघलने की गहरी चिंता जताई गई है। 1975 से अब तक 9000 टन से अधिक बर्फ़ जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 1779 से 2022 तक वैश्विक बर्फीली सतह पर 7.79% की कमी आई है। वर्तमान में दुनिया में 2.75 लाख से अधिक ग्लेशियर लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। भारत सरकार की ओर से 2023 में संसद की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर अलग अलग दर से तेज़ी से पिघल रहे हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला ये है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस की रिपोर्ट 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2020 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने की दर 2001 और 10 की तुलना में 65% अधिक थी। ठीक है, यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो वर्ष 2100 तक हिंदकुश हिमालय ग्लेशियर का 30 से 50% हिस्सा समाप्त हो सकता है। तापमान अगर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री अगर बढ़ता है तो। ठीक है, हिंदकुश हिमालय क्षेत्र 8 देशों में फैला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान है। ठीक है, यदि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियर का 26 से 41% द्रव्यमान 2021 तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है कि 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। मार्च 2025 में स्विस कंपनी IQ एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर भारत में स्थित हैं। ठीक है, सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर 13 भारत में स्थित है। भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इस सूची में पाकिस्तान के 4 शहर और चीन और कजाकिस्तान के 1-1 शहर को शामिल किए गए हैं और भारत के 13 शहर शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे कम प्रदूषण वाला शहर कैलिफोर्निया में स्थित है।
सबसे कम प्रदूषण वाला शहर जो उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया है। ठीक है। ओसनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। ओसनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। भारत में वायु प्रदूषण एक स्वास्थ्य बोझ बन चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 5.2 वर्षों तक जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में स्थित बर्नीहाट है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो मेघालय में स्थित बर्नीहाट है। आइए अगला आगे देखते हैं। आगे ये है कि दुनिया के 10 सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं उसमें क्या है। पहले नंबर पे बर्नीहाट का भारत है, दूसरे नंबर पे दिल्ली भारत का, फिर कजाकिस्तान का काराकंडा, मल्लापुर पंजाब का। ठीक है, ऐसे करके सब चीज़ें हैं। तो सबसे नंबर 1 पे बर्नीहाट सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। सिपरी की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 जारी की गई। मार्च 2025 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में 2025 से 19 की तुलना में 0.6% की कमी आई है। मतलब भारत ने हथियार खरीदने में कमी आई है। ठीक है। वर्ष 2015 से 19 और 20 से 24 के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि की गई है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। इसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 से 2024 में फ्रांस प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे फ्रांस। 2020-2024 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। मतलब सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला दुनिया का यूक्रेन बन गया है। इसके बाद भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। 2020 से 24 में नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा किए गए हथियारों के आयात में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा 64% था। ठीक है। आयातक देशों में भारत का दूसरा स्थान हो गया है, पहले स्थान पे आ गया है यूक्रेन। ठीक है। भारत के आयात में 9.3% की कमी आई है। कुल 2015 से 19 और 2020 से 2024 के बीच भारत के आयात में 9.3% की कमी आई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा आयात किया है अमेरिका, दूसरे नंबर पे फ्रांस, और निर्यात में सबसे ज़्यादा यूक्रेन और दूसरे नंबर पे भारत है। आइए देखते हैं, इसमें 9.3% की कमी भी आई है भारत में। आइए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A साउथ जॉर्जिया के पास फंसा। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो आइलैंड के आकार का और लगभग 1 ट्रिलियन टन वजन का है। यह 1986 में अंटार्कटिका के फिलचनर की शेल्फ से टूटा और 2030 से अधिक वर्षों तक वेंडेल सागर में फंसा रहा है। 2020 में यह वेंडेल सागर से मुक्त होकर के 1 मार्च 2025 को साउथ जॉर्जिया पहुंच गया। ठीक है। वैज्ञानिक हिमखंडों के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और कार्बन अवशोषण पर प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। वर्ष 2020 में A68A नामक एक विशाल हिमखंड साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया था, लेकिन बाद में यह टूट करके समुद्र में छोड़ दिया गया। ठीक है। वैज्ञानिक के अनुसार अगर देखें तो यह मजबूत तूफानों और महासागरीय धाराओं के कारण फिर से हिल सकता है। ठीक है। ये कहाँ फंसा है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड क्या है? A23A साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है। आइए आगे देखते हैं। बस ये रहे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक घटनासार करेंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ठीक है। अगर सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।